मेरे ख्याल से 5 एसएसबी दी टोटल मैंने, और वहाँ पर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने 6 बार पीसीएस का मेंस लिखा और 5 बार इंटरव्यू दिया। फिर मेरे अंदर सेल्फ डाउट आने लगे। फिर मुझे कभी कभी ये भी लगेगा मन में कि क्या मैं लायक भी हूँ। मैंने वहाँ पर तो आसानी से रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 10th रैंक के साथ पीसीएस ऑफिसर आराम से निकाल लिया। बट जब कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, अर्थात मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकता। जरूरत है केवल उसको एक दृढ़ निश्चय की और सच्ची इच्छा शक्ति की। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी है। मैं एक पीसीएस ऑफिसर हूं और मैंने 2021 की यूपी पीसीएस की परीक्षा में 24वें रैंक के साथ एसडीएम का पद प्राप्त किया है। मैं मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे पिता सिविल कोर्ट में एक क्लर्क थे। मेरे परिवार में मेरी 3 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। हमारे परिवार की कंडीशन एक लोअर मिडिल क्लास जैसी ही थी और उन सारी चुनौतियों का सामना हमने किया है जो एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली सहती है। और जो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम जो मैं आजकल के लड़कों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, जो इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो हमारा ड्रीम हुआ करते थे। तो आज जोश टॉक्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मिडिल क्लास का छोटे शहर का लड़का कैसे अपने ड्रीम्स का पीछा करते हुए वो सब प्राप्त कर सकता है जो उसकी कैपेबिलिटीज़ में है। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रतापगढ़ से हुई है। मैंने राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ से अपनी 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। तो मेरे फादर ने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी, जो कि उस टाइम में प्रिसाइसली मुझे अभी भी याद है 42,000 रुपये था, खर्च करके मुझे कानपुर भेजा आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। बट वहाँ अब मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉकर लगा, जो मैंने कभी डिफरेंस नहीं फील किया था अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का। क्यों? जो भी कानपुर में पढ़ाई कराई जा रही थी या जो भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थे, पहली बात वो सीबीएसई बोर्ड पे पैटर्न होते हैं और दूसरे वो इंग्लिश में पढ़ाई भी होती है और इंग्लिश में एग्जामिनेशन भी होता है। पेपर बाइलिंगुअल होता है बट आपका जो एजुकेशन है, बेसिकली जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग्स में या कहीं पर भी, वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाया जाता था। जब मेरा रिजल्ट आया जेई का, उस टाइम उसको जेई बोलते थे, मैंने उसको देखा। मैंने फादर से बोला, तो वहाँ पर इंटरनेट कैफ़े नहीं था हमारे आसपास, तो फादर कहीं दूर गए थे चेक करने के लिए रिजल्ट। और जब उन्होंने बहुत देर तक मेरे को कॉल करके नहीं बताया तो मैं अपने आप समझ गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे लगा कि फेलियर क्या चीज़ होती है। और वो जो फेलियर थी मेरी उस टाइम की, मुझे आज तक इसलिए याद है कि वही एक पॉइंट था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अपने आप को जो हमेशा टॉपर, ओवर कॉन्फिडेंस समझता था, वहाँ से एक धरातल पे आया, ज़मीन पे आया। फाइनली मेरा जो वहाँ पर जो भी शॉकर्स थे, इनकी वजह से मेरा सिलेक्शन केवल यूपीटीयू में हुआ था और मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ग्रेटर नोएडा में था, आईईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उस कॉलेज में गया। भले ही मेरा सिलेक्शन एक प्राइवेट कॉलेज में हुआ था बट उस कॉलेज में भी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड, वेल इंग्लिश स्पोकन और वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव पीपल रहते थे। वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं और ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का जो डिफरेंस था उसमें कहीं और फंस गया हूँ। फर्स्ट ईयर की क्लासेस में मुझे कुछ समझ में ही ना आए क्योंकि पूरी जो पढ़ाई थी वहाँ पे इंजीनियरिंग की इंग्लिश में थी। इंग्लिश और हिंदी का जो डिफरेंस था ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो मेरी फ्रेंड सर्किल भी थी वो उसी टाइप के लोगों के साथ बन गई और जो लोगों के साथ तो इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी हिचक होती थी और थोड़ा डर भी लगता था। इवन जो टीचर्स पढ़ाते थे वहाँ पर उनमें कोई डाउट पूछने में भी लगता था कि कहीं मैं सही समझ भी पाया हूँ जो डाउट पूछ रहा हूँ। इसी में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने मुझे प्रेरित कर दिया कि मैं इस डिफरेंस को एकदम ख़त्म कर दूँ। हुआ यूँ था कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी और वहाँ पर जो टीचर थे वो प्रैक्टिकली कॉपीज चेक कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा नाम बुलाया वहाँ पर, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल में 3-4 रेड मार्क्स बनाए। एक्चुअली हुआ क्या था, ब्यूरेट और पिपेट बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो भी केमिस्ट्री के लैब में इस्तेमाल होती हैं, उनकी दोनों की स्पेलिंग मैंने गलत लिख रखी थी। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी बेसिक चीज़ों की स्पेलिंग नहीं पता। तो मैंने एक्सक्यूज़ के तौर पर बताया कि सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ इसलिए सर मुझसे गलती हो गई। तो ही गॉट सुपर एंग्री और उन्होंने फाइल जो थी उठा के फेंक दी ज़मीन पर और उन्होंने बोला कि हाउ डे यू टू कमेंट ऑन द हिंदी मीडियम। उनका कहना का मतलब ये था कि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, टीचर जो मेरे थे, और तुमने कैसे, और मुझसे पूछा तुम्हारे मार्क्स कितने थे। मैंने कुछ अपने मार्क्स बताया, बोला सच ए हैंडसम परसेंटेज हैव यू गॉट, यू आर मेकिंग एक्सक्यूज़। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं आती, तुम उसको सीखो, समझो, उस पर कोशिश करो, ये नहीं उसका एक्सक्यूज़ बना के अपने पास्ट से उसके तुम हट जाओ वहाँ से। ऑनवर्ड्स जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ सो सबके प्लेसमेंट कंपनियाँ आने लगी, बट पता नहीं क्यों, या वो यही कह सकते मेरा कहीं प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा था। जहाँ पर भी एग्ज़ाम दूँ
मेरा पर रिटन में एग्ज़ाम में निकले, इंटरव्यू की तो बात ही छोड़ो। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि मेरी फैमिली जी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे बीटेक करवाने के बाद भी वो किसी तरीके से सपोर्ट कर सके। बट स्टिल मैं हर जगह हाथ पांव मार रहा था और हाथ पांव मारते मारते कंडीशन यहाँ तक आ गई कि मैं एक कॉल सेंटर में जॉब के लिए पहुँच गया। बट वहाँ कॉल सेंटर में जॉब करने पहुँचा तो जो मैंने अपनी 4 साल में जो इंग्लिश पे या अपनी जो पर्सनैलिटी पे जो वर्क किया था वो वहाँ काम आया और वहाँ मुझे जॉब लग गई। बट जब मैं वहाँ सैलरी नेगोशिएशन राउंड पे पहुँचा तो जो वहाँ पे एचआर था, जब उसने मेरी क्वालिफिकेशन समझी और मुझे जब बोला, मेरे से बात करी, उसने बताया कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। मतलब एक तरफ जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ वो जॉब मुझे मिल नहीं रही है और जो मुझे जॉब मिल रही है वो इसके लिए ओवर क्वालिफाइड हूँ। तो इन सब प्रॉब्लम के चलते मैं डिसाइड किया कि मैं अब इंडियन आर्मी के लिए ट्राई करूँगा और आर्म फोर्सेस में ट्राई करूँगा। तो बीटेक करने के बाद मैंने बहुत करीब मेरे ख्याल से 5 एसएसबी दी टोटल मैंने, और वहाँ पर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो फाइनली सब कुछ थक हार के मैं अपने घर वापस चला गया। तो जब मैं घर वापस गया तो फादर वाज शॉक्ड कि अब क्या करोगे तुम। मैंने बोला कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेरे अभी होने वाले हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट आएंगे। तो उसके बाद तो फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी, बट तब भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब ज्वाइन किया और उस समय मुझे केवल 10,000 रुपये मिलते थे। तो इवन मेरे कई रिलेटिव मुझे बोलते भी थे कि 8 लाख रुपए खर्च करके बीटेक किया और 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो। बट मैं कुछ नहीं उस समय रिस्पॉन्ड करता था और मैं बस यही बोलता था अपने मन में कि जब मेरी सफलता आएगी तो उसकी चीखें दूर तक सुनाई पड़ेंगी। सो वहाँ पर मैं बस में ही पढ़ता था, लौटते वक्त भी पढ़ता था, जो भी टाइम मिलता था उसमें केवल पढ़ता था। तो मैंने एक साथ मतलब उस टाइम ऐसा सिचुएशन आ गई कि जो भी फॉर्म भरता था वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाता था। मैंने उस वाले सीज़न में बैंक के IBPS उसमें कराता था, उसके जितने भी एग्ज़ाम होते थे फ्रॉम क्लर्क टू ऑफिसर सारे एग्ज़ाम क्लियर करे। उसके बाद मैंने नेशनल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर किया। मैंने उसी टाइम पे प्रसार भारती में एज ए इंजीनियरिंग असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम क्लियर किया और मैंने इफ़को में GET का प्री और मेंस दोनों निकाल के इंटरव्यू देने आया। तो एक टाइम पे मैं इंजीनियरिंग के भी एग्ज़ाम निकाल ले रहा था और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम भी निकाल ले रहा था। लेकिन इन सब एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा था तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ मोड़ दिया। हुआ यूँ कि मैं अब एक लेक्चर ले रहा था वहाँ पर कॉलेज में और मैंने एक दिन पहले कुछ असाइनमेंट दिए थे, तो मैं उन असाइनमेंट्स को चेक कर रहा था। तो 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया था। तो मैंने उन्हें खड़ा किया और पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया था। तो पहले तो कुछ बताए नहीं, उसके बाद में उसमें से एक की हिम्मत हुई, उसने बताया कि सर कल ढाबे पे कोई बारात चल रही थी। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है असाइनमेंट से। तो बोला सर हमारे घर में लाइट नहीं आती, केवल दिन में लाइट आती है और हम सर ढाबे पे जाके पढ़ते हैं, वहीं पे असाइनमेंट करते थे। बट आज चूँकि ढाबे पे कोई बारात आई हुई थी, कोई फंक्शन था, तो सर हम कल असाइनमेंट नहीं कर पाए। फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस देश में बिजली भी कितनी बड़ी चीज़ है। अभी भी ये 2013 की बात है। तो मैंने सोचा कि अभी तक मैं केवल अपनी आर्थिक स्थिति को ब्लेम करता था, हमेशा अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता था और मेरे से बुरे सर्कमस्टांसेस में भी लोग अभी चल रहे हैं, पल रहे हैं। तो उस दिन मेरे मन में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ज़रूर जाऊंगा और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो अब लोगों के पास नहीं पहुंच पाई हैं इनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करूंगा। बट उस समय मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि एक जॉब लेना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना। सो मैंने सिंडिकेट बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मेरी धौलपुर राजस्थान में पोस्टिंग हुई। वो वहाँ पर ऐसी जगह थी जहाँ पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं आ पाता था। वहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर केवल हिंदुस्तान टाइम्स मिलता था, वो भी बहुत लेट या कभी कभी नहीं भी आ पाता था। तो मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उसी समय मेरा प्रसार भारती में एज ए इंजीनियर असिस्टेंट सिलेक्शन हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि चूँकि इस जॉब की लोकेशन दिल्ली हो सकती है, वो भी कंफर्म नहीं था, तो मैंने बैंक से रिज़ाइन करने की सोची। बट वहाँ पर एक और बड़ा हर्डल आ गया कि वहाँ पर बॉन्ड पे करना था। अब वो 1.5 लाख रुपए बॉन्ड मांग रहे थे, मेरे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं थी। किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करके मैंने वो बॉन्ड भरा और दिल्ली आ गया, प्रसार भारती ज्वाइन कर लिया। तो मैं अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गया था, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था। मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप मल्टीटास्किंग बन जाते हैं। आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी सारा देख रहे हैं, आप अपनी जॉब को भी देख रहे हैं और आपके पास रिसोर्सेज कम होने के साथ आपको आउटपुट ज़्यादा देना है। और एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज भी यही करना होता है। आपको रिसोर्सेज हमेशा कम मिलेंगे, बजट हमेशा लिमिटेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स हमेशा कम होता है, लेकिन आपको आउटपुट हमेशा ज़्यादा देना होता है। फिर मैंने यूपीएससी के अपने अटेम्प्ट देने स्टार्ट करे और
पूरी मेहनत के बाद भी मैं पूरे 3 बार एक बार भी प्री तक नहीं निकाल पाया। फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि मैं प्रीलिम तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैंने अपनी जो 2013 की जो स्ट्रेटजी थी कि पहले पेपर लगाना और उसके बाद अपनी बैकग्राउंड नॉलेज से ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जब मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदली और स्ट्रेटजी बदलने के साथ साथ मैंने प्रीलिम पे ज़्यादा फोकस किया, तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दिए, और उसके साथ साथ उनके जो सॉल्यूशंस होते थे उनके सॉल्यूशंस से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करा। करंट अफेयर्स पे थोड़ा मेरा ठीक ठाक था, उसके बाद थोड़ी बैकग्राउंड में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब टॉपिक्स से थोड़ा बहुत मेरी वीकनेस थी, मैंने उन पे वर्क किया फाइनली। लेकिन इन सब के बीच में मेरी एज भी बढ़ रही थी और मेरे फैमिली को ये चिंता थी कि मेरी शादी भी करनी है। फिर उन्होंने मेरे पर तमाम तरह के फैमिली प्रेशर आने लगे शादी करने के। फाइनली 2019 में मेरी शादी हो गई। मेरे पास अब मेरे पास एक नहीं दो लोग थे और मेरे लाइफ में मैं आगे बढ़ चुका था। मेरे जो फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट सब के सब सेटल हो चुके थे और बहुत ही कम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मेरे अंदर अभी भी वो सिविल सर्विसेज की आग नहीं गई थी। फाइनली मैंने शादी के बाद एक अटैम्प्ट दिया और पूरी डेडिकेशन के साथ दिया। मेरी वाइफ का काफ़ी सपोर्ट रहा उसमें, और उसके बाद जब मैंने वो एक अटैम्प्ट दिया तो मेरा उस साल प्रीलिम क्लियर हुआ। प्रीलिम क्लियर होने के बाद मेरे पास केवल 90 डेज़ थे ऑप्शनल प्रिपेयर करने के भी, जॉब करने के भी, और साथ ही साथ पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट करने में भी। फिर मैंने इस बीच में बहुत ही रिगरस स्टडीज स्टार्ट करी। इवन 8-10 आवर्स पर डे हो जाता था, और हमारी नई नई शादी हुई थी। मेरी वाइफ काइंड ऑफ स्ट्रेस में चली गई कि मेरी शादी किस लड़के के साथ हो गई जो हमेशा टेबल कुर्सी बैठ के पढ़ता रहता है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, उसको इतना पता नहीं था कि कितना पढ़ना पड़ता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम निकालने के लिए। फाइनली जब मेरे एग्जामिनेशन ख़त्म हुए और फिर मैंने यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए, क्योंकि उसी साल से सिलेबस यूपीएससी का और यूपी पीएससी का कन्वर्ज हो गया था, एक जैसा हो गया था। सो मुझे लगा कि अब मेरे अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं यूपीएससी के, तो पीसीएस में भी ट्राई करना चाहिए। किसी तरीके से मेहनत के साथ मैंने उसका प्रीलिम एग्जामिनेशन निकाला और उसका मेंस एग्जामिनेशन दिया। इसी बीच में कोरोना का संक्रमण काल आया और पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया। इस लॉकडाउन का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया और जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे उन सब पे मैंने डिटेल तरीके से पढ़ाई करी, अपने सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर करिए, और जितने भी उस बीच एग्जामिनेशन हुए थे उन सबको दिया। और 2018 से मैंने पीसीएस देना स्टार्ट किया था, और मैं हर एक साल पीसीएस के एग्ज़ाम देता गया और हर एक एग्ज़ाम के प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। यूपीएससी में मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था, और वो सोशियोलॉजी का मैं कोई भी प्रकार से किसी तरीके से कोई कोचिंग नहीं लिया था, खुद सेल्फ स्टडी किया था, और उसमें मेरे थोड़े नंबर कभी कम रह गए जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट अब मैं पूरी तरीके से पीसीएस से फोकस्ड हो गया था और मैं डिसाइड किया कि अगर यूपीएससी नहीं तो पीसीएस की टॉप पोस्ट मुझे चाहिए। बट मुझे पता नहीं था कि मेरा स्ट्रगल यहाँ भी कम नहीं होने वाला है। मैंने वहाँ पर तो आसानी से रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 10th रैंक के साथ पीसीएस ऑफिसर आराम से निकाल लिया, बट जब बात आई एसडीएम की रैंक लाने की, और एसडीएम में एसडीएम टॉप रैंक पे बनते हैं, वो लाने में, तो फिर मेरे पसीने दोबारा छूटने लग गए। फिर मेरे अंदर सेल्फ डाउट आने लगे। फिर मुझे कभी कभी ये भी लगेगा मन में कि क्या मैं लायक भी हूँ, क्यों मेरे से नहीं हो रहा है, कि मैं लास्ट इंटरव्यू तक स्टेज तक पहुँच रहा हूँ, प्रीलिम दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने 6 बार पीसीएस का मेंस लिखा और 5 बार इंटरव्यू दिया, और मैं केवल जितनी पोस्ट डिज़ायरेबल होती थी, जैसे मुझे एसडीएम की डिज़ायरेबल थी, डीएसपी का डिज़ायरेबल था, एआरटीओ का डिज़ायरेबल था, ऐसी कुछ टॉप पोस्ट भरता था ताकि कोई सीट वेस्ट ना हो और स्टूडेंट्स को आगे जॉब मिलती रहे। फिर जब मेरा बार बार नहीं सिलेक्शन हो रहा था, फिर मुझे एक कोट जो मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था वो याद आया, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स यू डिड इन योर पास्ट, यू कीप ऑन गेटिंग द रिजल्ट यू गॉट इन योर पास्ट। मतलब जो अगर आप वो कार्य करते जाओगे जो आपने पहले कर रखा है, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले मिला था। तो मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन स्टडी में कोई सैचुरेशन आ गया है, उस सैचुरेशन की वजह से ही मेरा सिलेक्शन कुछ कुछ नंबरों से रुक जा रहा है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अब चेंज कर दूंगा। मैंने सोशियोलॉजी छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी लेने का निश्चय किया, और उस समय कोविड का लॉकडाउन था। मैंने उसकी बुक्स ऑनलाइन मंगाई और पढ़ना स्टार्ट किया। इसी बीच मेरी एक बेटी भी पैदा हो गई और मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई कि मुझे अभी आगे भी कार्य करना है
और फैमिली को भी देखना है। हम अब 2 से 3 हो चुके थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब तो इस साल मेरा अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आखिरी होने वाला है, क्योंकि अब मैं एज ए जीएसटी ऑफिसर ज्वाइन कर चुका था। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए ऑफिसर बहुत इंक्रीज़ हो चुकी थी, और भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी, एग्ज़ाम ड्यूटी, यूपीएससी ड्यूटी इटसेल्फ सब कुछ बढ़ने लग गया था। लेकिन फिर मैं अपने माइंड में बना चुका था कि ये मेरा अटेम्प्ट ऑलमोस्ट लास्ट है या सेकेंड लास्ट है। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी से पूरी मेहनत करते हुए वो मेंस लिखा। इस पूरे प्रोसेस में आप स्ट्रेस को लेवल को समझने की कोशिश करिए कि जो ऑफिसर, जो एक आदमी ऑलरेडी एक पोस्ट को गेन कर चुका है, उसके पास कहाँ से मोटिवेशन आएगा फर्दर पोस्ट प्राप्त करने का, जबकि उसके सारे दोस्त सेटल हो चुके हैं। मेरे सब दोस्तों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मेरे स्कूल जितने भी साथ के लोग हैं वो कहीं एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, और मैं अभी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। हाँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं सोशली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे अभी भी सोसाइटी की चीज़ों में जाना है, किसी के मैरिज फंक्शन में जाना है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, और इन सब चीज़ों के बीच में मुझे प्रिपरेशन भी अपनी करनी है। फाइनली 2021 का मैंने मेंस लिखा, और उस बीच इलेक्शन ड्यूटी भी मैं कर रहा था। फाइनली थोड़ा मैं मेंस टलने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने जब मैं दिया, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। इंटरव्यू में हमेशा मुझे अच्छे नंबर मिलते रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हाई कोर्ट में चला गया। अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मेंटल टेंशन आ गई, क्योंकि दोबारा नेक्स्ट ईयर का मेंस का एग्जामिनेशन आ रहा था कि मैं डेली वेट करता था कि आज इसका रिजल्ट आ जाए, आज मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे मेंस ना देना पड़े। बट किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था, मुझे दोबारा से मेंस लिखना पड़ा। जिन किताबों को मैं उसमें डाल चुका था दराज में, उनको दोबारा निकालना पड़ा, और दोबारा सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ा, और दोबारा मेंस देना पड़ा, जबकि मेरा एक रिजल्ट पेंडिंग में है। और मैंने मेंस दिया, और इवन मेंस देने के बाद जब मैं वापस ऑफिस ज्वाइन किया, उसके लगभग 20 दिन बाद, जब 19 अक्टूबर 2022 को मेरा रिजल्ट आया, और मैं रिजल्ट में फ्रंट पेज पे अपना नाम देखा, तो उस लेवल की जो हैप्पीनेस और जो सेटिस्फैक्शन मैंने पाया, वो मैंने लाइफ में अभी तक तो नहीं पाया। जैसे परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस मूवी आपने हॉलीवुड में देखी होगी, उसमें जो हैप्पीनेस को डिफाइन करता है, वो मोमेंट मैंने फील किया। आदमी के जीवन में फिल्में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ मूवीज़ के नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे लक्ष्य मूवी है, भाग मिल्खा भाग है, या परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस है। इन सब मूवीज़ को एस्पिरेंट्स को जरूर देखना चाहिए। ये सब मूवीज़ दिखाती हैं कैसे अपनी ऐशेस से फिनिक्स जैसे उठता है, वैसे आप अपनी असफलताओं की सीढ़ी बनाते हो, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जब मैं एसडीएम का पद प्राप्त कर चुका हूँ, आज से 10 साल पहले जो इंसिडेंस हुआ था, जो 2 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में थे जिन्होंने मुझे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बताई थी, मैं सोचता हूँ कि उस 10 साल लग गए मुझे उस पोजीशन में पहुँचने में जहाँ में उनकी लाइफ को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है। सो इससे हमें ये पता लगता है। और मैं एक और इंसिडेंस का शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 2018 में नवनीत सिकेरा सर का, जो आईपीएस हैं, उनका एक वीडियो जोश टॉक्स पे देखा था। उस दिन जब मैं वो जोश टॉक्स वीडियो देखा था, मैं यही सोच रहा था क्या मैं कभी जोश टॉक्स पे पहुंच के एक एज ए स्पीकर बनूंगा। और आप देखिए, आज मैं इस जगह खड़ा हूं और एज ए स्पीकर बोल रहा हूं आप लोग के सामने। तो यही बात आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहें, और अगर आप डेडिकेशन, परसिवियरेंस और पेशेंस के साथ उसके पीछे लगे रहेंगे, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना मिले। वही जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अतः जो भी कार्य आप करना चाहें, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर बस आत्मविश्वास होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।